साहित्य निधि में सुनिए हिंदी के अग्रणी साहित्यकार सुभाष नीरव जी की लिखी हुई कहानी नए साल की धूप। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रोज की तरह आज भी बिशन सिंह की आंख मुंह अंधेरे ही खुल गई। जबकि रात देर तक पति पत्नी रजाई में घुसे टीवी पर अलविदा होते साल और नव वर्ष के आगमन को लेकर होने वाले कार्यक्रम देखते रहे थे और अपने जीवन के बीते वर्षों के दुख सुख साझा करते रहे थे। रात्रि के ठीक 12 बजे दोनों ने रेवड़ी के दानों से मुंह मीठा करते हुए एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी थीं। फिर सुखवंती अपने बिस्तर में घुस गई थी। एक बार आंख खुल जाए फिर बिशन सिंह को नींद कहाँ। वो उठकर बैठ गया था। ठिठुरते कांपते अपने बूढ़े शरीर के चारों ओर रजाई को अच्छी प्रकार से लपेट खोंसकर उसने दीवार से पीठ टिका ली थी। एक हाथ की दूरी पर सामने चारपाई पर सुखवंती रजाई में मुंह सिर लपेटे सोई पड़ी थी। कहीं तड़के कहीं जाकर टिकी है। बिस्तर पर घुसते ही खांसी का दौरा उठने लगता है इसे। कितनी बार कहा है जो काम करवाना होता है माई से करवा लिया कर, पर इसे चैन कहाँ। ठंड में भी लगी रहेगी, पानी वाले काम करती रहेगी, बर्तन मांजने बैठ जाएगी, पोछा लगाने लगेगी और नहीं तो कपड़े ही धोने बैठ जाएगी। अब पहले वाली बात तो रही नहीं। बूढ़ा शरीर है, बूढ़ा शरीर ठंड भी जल्दी पकड़ता है। सुखवंती को लेकर ना जाने कितनी देर तक वो अपने आप से बुदबुदाता रहा। बाहर आंगन में चिड़ियों का शोर बता रहा था कि सवेरा हो चुका था। बिशन सिंह ने बैठे बैठे वक्त का अंदाज़ा लगाया। उसका मन किया कि उठकर खिड़की खोले या आंगन वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर देखे। नए साल की नई सुबह। पर तभी इस विचार से उसके बूढ़े शरीर में कपकपी की एक लहर दौड़ गई। कड़ाके की ठंड। पिछले कई दिनों से सूर्य देवता न जाने कहाँ रजाई लपेटे दुबके पड़े थे। दिन भर धूप के दर्शन न होते। फिर वो सोचने लगा, ठंडी हवा न जाने कहाँ से कमरे में घुसी चली आ रही है। खिड़की दरवाजे तो अच्छी तरह से बंद हैं। तभी वो चिड़ियों के बारे में सोचने लगा। इन चिड़ियों को ठंड क्यों नहीं लगती? इस कड़कड़ाती ठंड में भी कैसे चहचहा रही हैं बाहर। फिर उसे लगा जैसे ये भी चहचहा कर नए साल की मुबारकबाद दे रही हूँ। हर नया साल नई उम्मीदें नए सपने लेकर आता है। आदमी साल भर इस सपनों के पीछे भागता रहता है। कुछ सपने सच होते हैं पर अधिकांश कांच की किरचों की तरह जख्म दे जाते हैं। जिंदर को लेकर उन दोनों पति पत्नी ने कितने सपने देखे थे, पर क्या हुआ? तभी सुखवंती ने करवट बदली थी। करवट बदलने से रजाई एक ओर लटक गई थी। उसका मन हुआ कि वो आवाज़ लगाकर उसे जगाए और रजाई ठीक करने को कहे, पर कुछ सोचकर उसने ऐसा नहीं किया। इससे उसकी नींद में खलल पड़ता। उसने खुद उठकर सुखवंती की रजाई ठीक की, इतनी आहिस्ता से कि वो जाग न जाए। जाग गई तो फिर दोबारा सोने वाली नहीं। वैसे भी सुखवंती ठीक हो तो इतनी देर कभी नहीं सोती। वो फिर अपने बिस्तर में आकर बैठ गया था। स्मृतियाँ अकेले आदमी का पीछा नहीं छोड़ती। बूढ़े अकेले लोगों का सहारा तो ये स्मृतियाँ ही होती हैं, जिनमें खोकर या उनके जुगाली करके वे अपने जीवन के बचे खुचे दिन काट लेते हैं। वो भी अपनी यादों के समंदर में गोते लगाने लगा। सुखवंती ब्याह कर आई थी तो उसके घर की हालत अच्छी नहीं थी। बस 2 वक्त की रोटी चलती थी। गांव में छोटा मोटा बढ़ई का उसका पुश्तैनी धंधा था। पर सुखवंती का पैर उसके घर में क्या पड़ा कि उसके दिन फिरने लगे। फिर उसको शहर के एक कारखाने में काम मिल गया। हर महीने बंधी पगार आने से धीरे धीरे उसके घर की हालत सुधरने लगी। कच्चा घर पक्का हो गया। भाएं भाएं करता घर हर तरह की छोटी मोटी ज़रूरी वस्तुओं से भरने लगा। उसने गांव में ही ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा खरीद लिया। 4 दुकानें निकाल लीं। एक अपने पास रखकर बाकी 3 किराए पर चढ़ा दी। हर महीने बंधा किराया आने लगा। कारखाने की पगार और दुकानों का किराया और 2 जीवों का छोटा सा परिवार। रुपए पैसे की टोर हो गई। सुखवंती ने फिर करवट बदली। अब उसने मुंह पर से रजाई हटा ली थी। बिशन सिंह उसके चेहरे की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। ईश्वर ने हर चीज़ का सुख उनकी झोली में डाला था, बस एक औलाद का सुख ही नहीं दिया। बहुत इलाज करवाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। सुखवंती चाह कर भी ये सुख बिशन सिंह को न दे पाई।
लोग बिशन सिंह को समझाते उकसाते, दूसरा विवाह करवा लेने के लिए ये कहकर कि औलाद तो बहुत ज़रूरी है। जब बुढ़ापे में हाथ पैर नहीं चलते तब औलाद ही काम आती है। पर उसने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कभी। इस बार सुखवंती ने करवट बदली तो उसकी आंख खुल गई। मिचमिचाती आंखों से घरवाले को बिस्तर पर बैठा देखा तो वो उठ बैठी। पूछा, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? हाँ, पर तू अपनी बता, आज डॉक्टर के पास चलना मेरे साथ। कुछ नहीं हुआ मुझे। सुखवंती ने अपना वही पुराना राग अलापा। मामूली सी खांसी है, ठंड के कारण। मौसम ठीक होगा तो अपने आप ठीक हो जाएगी। पर मुझे तो लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, कांपे जा रहे हो। बस ठंड के कारण कांप रहा हूँ। इस बार तो ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ डाला। बिशन सिंह ने रजाई को अपने चारों ओर खोंसते हुए कहा। बैठे क्यों हो, लेट जाओ बिस्तर में, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। लेटे लेटे भी जी ऊब जाता है। धूप निकले तो बाहर धूप में बैठे हैं। 3 दिन हो गए धूप को तरसते, पता नहीं आज भी निकलेगी कि नहीं। नहीं, अभी पड़े रहो बिस्तर में, बाहर हवा चल रही होगी। जब धूप निकलेगी तो चारपाई बिछा दूंगी बाहर। घुटनों पर हाथ रखकर सुखवंती उठी और वाहे गुरु करती हुई रसोई में घुस गई। कुछ देर बाद वो चाय का गिलास लेकर आ गई। बिशन सिंह ने गरम गरम चाय के घूंट भरे तो ठिठुरते जिस्म में थोड़ी गर्मी आई। उसने सुखवंती को हिदायत दी, अब पानी में हाथ न डालना, अभी माई आ जाएगी, खुद कर लेगी सारा काम। आजा मेरे पास चाय का गिलास लेकर। सुखवंती ने पहले अपना बिस्तर लपेटा, चारपाई को उठाकर बरामदे में रखा और फिर अपना चाय का गिलास उठाकर बिशन सिंह के पास आ बैठी, उसी के बिस्तर में। बिशन सिंह अपनी ओढ़ी हुई रजाई को खोलते हुए बोला, थोड़ा पास होकर बैठ, गर्माहट बनी रहेगी। सुखवंती बिशन सिंह के करीब होकर बैठी तो उसे बिशन सिंह का बदन तपता हुआ सा लगा। अरे, तुम्हें तो ताप चढ़ा है। सुखवंती ने तुरंत बिशन सिंह का माथा छुआ। तुमने बताया नहीं, रात में गोली दे देती बुखार की। आज बिस्तर में से बाहर नहीं निकलना। कुछ नहीं हुआ मुझे, यूं ही ना घबराया कर, बिशन सिंह ने चाय का बड़ा सा घूंट भरकर कहा। फिर वे कितनी ही देर तक एक दूसरे के स्पर्श का ताप महसूस करते रहे, निशब्द। बस चाय के घूंट भरने की हल्की हल्की आवाज़ें रह रह कर तैरती रहीं। फिर पता नहीं सुखवंती के दिल में क्या आया, वो सामने शून्य में ताकती हुई बड़ी उदास आवाज़ में बुदबुदाई, पता नहीं हमने रब का क्या बिगाड़ा था। हमारी झोली में भी एक औलाद डाल देता तो क्या बिगड़ जाता उसका। बच्चों के संग हम भी नया साल मनाते, पर औलाद का सुख, औलाद का सुख। बिशन सिंह हंसा। सुखवंती ने उसकी हंसी के पीछे छिपे दर्द को पकड़ने की कोशिश की। बिशन सिंह अपने दोनों हाथों के बीच चाय का गिलास दबोचे चाय में से उठ रही भाप को घूर रहा था। औलाद का सुख कहाँ है सुखवंती, जिनके हैं वो भी रोते हैं। अब चरने को ही देख ले, 3 बेटों के होते हुए नरक भोग रहा है। तीनों बेटे अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो गए, बूढ़ा बूढ़ी को पूछने वाला कोई नहीं। कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोला, वो अपने परमजीत को जानती हो? अरे वही जिंदर का बाप, औलाद के होते हुए भी बे औलाद सा है, रोटी टुक्कड़ को तरसता। जब तक औलाद नहीं थी औलाद औलाद करता था, जब रब ने औलाद दी तो अब इस उम्र में कहता घूमता है इससे तो बे औलाद अच्छा था। सारी जायदाद बेटों ने अपने नाम करवा ली, अब पूछते नहीं। कहता है मैं तो हाथ कटवा बैठा हूँ, अगर रुपया पैसा मेरे पास होता तो सेवा के लिए कोई गरीब बंदा ही अपने पास रख लेता। पर सभी औलादें ऐसी नहीं होती। सुखवंती बिशन सिंह के बहुत करीब सटकर बैठी थी, पर बिशन सिंह को उसकी आवाज़ बहुत दूर से आती लग रही थी। चाय के गिलास खाली हो चुके थे। सुखवंती ने अपना और बिशन सिंह का गिलास झुककर चारपाई के नीचे रख दिया। उगड़ी हुई रजाई को फिर से अपने इर्द गिर्द लपेटते हुए वो कुछ और सरक कर बिशन सिंह के साथ लगकर बैठ गई। बिशन सिंह ने भी अपना दायां बाजू बढ़ाकर उसे अपने संग सटा लिया। जिंदर ने भी हमें धोखा दिया, नहीं तो, कहते कहते सुखवंती रुक गई। उसकी बात ना कर सुखवंती, वो मेरे भाई की औलाद था, पर मैंने तो उसे भाई की औलाद माना ही नहीं था, अपनी ही औलाद माना था। सोचा था भाई के बच्चे तंगहाली और गरीबी के चलते पढ़ लिख नहीं पाए, जिंदर को मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, पर कहते कहते
वो चुप हो गया था। जब हमारे पास रहने आया था 10-11 साल का था। कोई कमी नहीं रखी थी हमने उसकी परवरिश में। इतने साल हमने उसे अपने पास रखा, अच्छा खाने पहनने को दिया। जब कोई आस बंधी तो उसने ये कारा कर दिखाया। सुखवंती का स्वर बेहद ठंडा था। सब कुछ उसी का तो था, हमारा और कौन था जिसे हम ये सब दे जाते। जब उसने तुम्हारे गहनों पर हाथ साफ किया तो दुख तो बहुत हुआ था, पर सोचा था अपने किए पर पछताएगा। बिशन सिंह ने सुखवंती का दायां हाथ अपनी दोनों हथेलियों के बीच दबाकर थपथपाते हुए कहा। पर जब उसने दुकानें और मकान अपने नाम लिख लेने की बात की तो लगा ये तो अपना कतई नहीं हो सकता। अच्छा हुआ अपने आप चला गया छोड़कर, सुखवंती ने गहरा निश्वास लेते हुए कहा। सुखवंती, आदमी के पास जो नहीं होता वो उसी को लेकर दुखी होता रहता है उम्र भर। जो होता है उसकी कद्र नहीं करता, कहकर बिशन सिंह ने सुखवंती का मुंह अपनी छाती से सटा लिया। सुखवंती भी उसके सीने में मुंह छुपाकर कुछ देर तक पड़ी रही। ये सेक, ये ताप दोनों को एकमेक किए था। इधर बिशन सिंह ने सोचा, जीवन का ये ताप हम दोनों में बना रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और उधर सुखवंती भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। तभी धूप का एक छोटा सा टुकड़ा खिड़की के कांच से छनकर कमरे में कूदा और फर्श पर खरगोश की भांति बैठकर मुस्कुराने लगा। सुखवंती हड़बड़ाकर बिशन सिंह से यूं अलग हुई मानो किसी तीसरे ने उन दोनों को इस अंतरंग अवस्था में देख लिया हो। फिर वे दोनों एक साथ खिलखिलाकर मुस्कुरा दिए, जैसे कह रहे हों, आओ आओ, नए साल की धूप, तुम्हारा स्वागत है। अभी आप सुन रहे थे सुभाष नीरव जी की लिखी हुई एक बेहद खूबसूरत और सकारात्मक कहानी, नए साल की धूप।